नमस्कार दोस्तों, बैक टू यू। दोबारा आना पड़ा क्योंकि पिछला वीडियो कट गया 80 नंबर वाला। अब 80 ने ए नंबर रखा है। सिंगल्स की प्रॉब्लम थी, क्या करेंगे भाई, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्योंकि भारत के संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, कट जाता है बार बार, क्या करे कोई इसमें। सो मैं बात कर रहा था, खैर इसके बारे में इंग्लिश में बोल रहा था, मैं थोड़ा हिंदी में बात कर लेता हूँ क्योंकि टाइम अब ज़्यादा नहीं है। थोड़ी देर बात करते हैं, हम अपने संविधान के बारे में बात करते हैं, अपने देश के बारे में बात करते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं और बातें करते जाते हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं देश में, जो हमारी सरकार कर रही है, आज वाली सरकार, वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, शायद मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरी बुद्धि शायद इतनी ज़्यादा नहीं है, आप लोग ज़्यादा समझते होंगे। पर मैं जो समझ रहा हूँ वो ठीक नहीं है। आज के हालात में, आज जो चल रहा है देश में, वो अच्छी बात नहीं लग रही है। जगह जगह प्रॉब्लम, हम देश को एक तरफ जलता हुआ, मैं तो जलता हुआ देख रहा हूँ इस देश को। सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, पॉलिटिकल स्तर पे, सब जगह हालात देखने लायक, सहने लायक नहीं। कई इश्यू चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर का इशू चल ही रहा है, आप सबको मालूम है। असम का इशू भी चल रहा है, वो भी हमको मालूम है। और बहुत सारे इशू चल रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आप ये इशू चला यूनिवर्सिटी दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, वहाँ 3 मूर्तियाँ लगाई गई रात रात में। आपने सुना होगा या नहीं सुना तो बता देता हूँ मैं। वहाँ 3 मूर्तियाँ लगाई गई, छोटी छोटी। और वो 3 किस किस की थी? एक हमारे नेताजी, भारत के स्वतंत्रता सेनानी लीडर सुभाष चंद्र बोस। दूसरी थी शहीद भगत सिंह, वो भी हमारे देश के टॉप लीडर, स्वतंत्रता सेनानी के। और तीसरे लीडर जो थे, वहाँ दिखाएगा, जो उनसे भी आगे थे, वो थे इनके वीर सावरकर, जिसको देख के लोगों में खून जल रहा है, लोगों में गुस्सा आ रहा है। सुभाष चंद्र बोस की तो सब इज्जत करते हैं, दूसरे महात्मा गांधी के लेवल के हैं। शहीद भगत सिंह ब्रेव हैं, उनकी इस देश को आगे ले आने में जितनी भी तारीफ की जाए कम है। एक ब्रेवरी वाले इंसान जो मरने से नहीं डरे, गोली खाने से नहीं डरे, फांसी से नहीं डरे, वो स्वतंत्रता सेनानी, जिनके हम इतने कर्जदार हैं, ऐसे लोगों के और उन जैसे लाखों लोगों के, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हमारे देश को वहां पहुंचाया जहां हम आज हैं, उससे भी आगे 1947 तक। ये तो चलेगा, इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हमें देगा वो भारत जिसके सांस हमारे हमारे लोग ले रहे हैं आज़ादी में, स्वतंत्रता में। लेकिन साथ में थे सावरकर, वीर सावरकर। उनकी क्यों लगाई गई वो शायद उन्हें भी नहीं पता होगा। मैंने देखी वीडियो, सब लोग उनकी गलत कह रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इनको क्यों लगाया गया। आपको इनको लगाना था तो कोई अलग लगाते। इनसे हमारे सुभाष नेताजी का और शहीद भगत सिंह का क्या लेना देना। दोनों की सोच अलग और इनकी सोच अलग। इनको तो वो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये देशद्रोही थे, गद्दार थे। स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे हमारे सावरकर। सुभाष जी से और भगत सिंह से क्या मुकाबला इनका। हम बेइज्जती क्यों कर रहे हैं इन लोगों की, हम बेइज्जती क्यों कर रहे हैं इन स्वतंत्रता सेनानियों की, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम की हम बेइज्जती कर रहे हैं। सावरकर का वहां मूर्ति रख के उनके साथ ये कह रहे हैं वो, और सही बात भी है कि सावरकर क्या है, जो आदमी 9 बार अंग्रेजों को लिख कर देता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे जेल से बाहर जाना है, और जिस व्यक्ति को 50 वर्ष की जेल हुई हो और वो बार बार लिख के दे कि मुझे माफी मांगता हूँ आपसे, मैं आपके खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा, मुझे जाने दो, तो ऐसा आदमी का स्वतंत्रता सेनानी कहा जा सकता है? ये आप सोचिए, आपकी परिभाषा स्वतंत्रता सेनानी की क्या कहती है, फ्रीडम फाइटर की परिभाषा आपकी क्या है, यह आपको समझना होगा। क्या ऐसे लोग फ्रीडम फाइटर कहला सकते हैं जो माफिया लिख लिख के दें? और किसी ने माफी लिखी, जवाहरलाल ने माफी लिखी कभी, 19 साल वो भी रहे। गांधी ने भी माफी लिखी, किसी ने माफी लिखी? यही यूनिक इंसान थे भारत के स्वतंत्र संग्राम, जो कहते हैं आज के तारीख में वो स्वतंत्रता सेनानी थे। अगर हमें स्वतंत्र सेनानी माफी लिख के देने वाला होता है तो हमें ऐसे स्वतंत्र सेनानी की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद आप देखिए, आजकल एक लड़ाई शुरू हो गई, नई लड़ाई, जिसको आप कह सकते हैं ब्राह्मण की लड़ाई, दलितों से या हरिजनों से या SC ST OBC से। ब्राह्मणों का युद्ध उनसे, मैं इसे युद्ध ही कहूंगा क्योंकि ऐसा हो चुका है। आप सब जानते हैं, दिल्ली में जगह है आपकी तुगलकाबाद, वहाँ एक मंदिर था 500-600 साल पुराना, रविदास संत मानते हैं, उसकी पूजा वो करते हैं। अरे भाई, उनकी मर्जी, किसी की पूजा करें, आपको क्या लेना देना। अगर कोर्ट से ऑर्डर हुआ है उनको गिराने का, तो सड़क चोरी करने के लिए गिरा दिया आपने। आपने बहुत अच्छा काम किया, उनका मंदिर गिरा दिया, क्या बात है भाई, क्या आपने देश को दे दिया। अरे आप बाकी चीजों के लिए तो लड़ते हैं कोर्ट में आके, इस बात के लिए लड़ सकते थे ना। आपने खटाखट आए और गिरा दिया, और उन लोगों में आपने जहर घोल दिया, उनके मनों में, उनके तनों में, उनके दिमाग में। आज वो लोग जो देश में करीब करीब 35 करोड़ हैं, इतने गुस्से में हैं, आप यकीन नहीं कर सकते, और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते।
इतने शब्द बोल रहे हैं इनके खिलाफ। आज उन्होंने कहा है ये लड़ाई बन चुकी है हमारी सरकार से, ब्राह्मणों से। ये ब्राह्मणवाद वर्सेस हरिजनवाद हो चुका है, दलितवाद हो चुका है, हमको छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने मंदिर गिराया क्यों? वो कहते हैं वहां पर एक हनुमान की भी मूर्ति लगी थी छोटी सी, आपने उसको नहीं गिराया। अब देखिए आ गया फ्रिक्शन। आपने या तो दोनों गिरा दे, वो कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं थी, आपने उनको बचा लिया और हमको मार दिया। उनका कहने का मतलब ये है। तो बात तो सही है एक तरफ से सोचें तो। भाई सड़क बनाना जरूरी था या आप उनसे पूछा नहीं, कुछ नहीं किया, आपने गिरा दिया। वो कहते हैं 500 साल से हम वहां हैं, पूजा करते हैं या नहीं करते, वो हमारी मर्जी है, आप कौन होते हैं गिराने वाले? वो यहाँ तक बोल रहे हैं कि हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है, तो इस मंदिर को ही दोबारा बना दो, नहीं तो आप देख लेना फिर क्या होता है। देखिए जनता से देश चलता है। देश के 140 करोड़ या 137 करोड़ लोग जितने भी हैं, देश वह है। देश बीजेपी नहीं है, देश कांग्रेस भी नहीं है, देश कोई दल नहीं है, और देश कोई कोर्ट भी नहीं है। देश पब्लिक है। पब्लिक चाहेगी वही होगा। पब्लिक ने चाहा 50-70 साल पहले, 75 साल पहले संविधान बनाना है तो पब्लिक ने बनाया। जो भी काम होता है देश में पब्लिक के लिए होता है और पब्लिक ही करती है। लेकिन ये बात को समझना आसान है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना आसान नहीं है। हर बात पे झगड़ा कराएंगे आप, हर जगह झगड़ा कराएंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं किसी पॉलिटिशियन की बचाव में बात नहीं करना चाहता, लेकिन कल जो मैंने देखा और जो एक न्यूज पढ़ी, जब सबको पता है चिदम्बरम गिरफ्तार हुआ है, ठीक है, गिरफ्तार होता है नहीं होता है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। चिदम्बरम ने गलत किया है नहीं किया है, चिदम्बरम जाने, सरकार जाने या पुलिस जाने, कोर्ट जाने, उसका वो भुगतेगा। अगर कोई गलती करेगा, उसमें कोई भी क्यों ना हो, मैं भी क्यों ना हो, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। मैं कोई क्राइम करने के लिए देश में नहीं रह रहा हूँ। अगर चिदम्बरम ने क्राइम किया है तो वो सजा होनी चाहिए उसको, उसमें क्या गलत है? किसी को भी हो। मेरा प्रश्न उस बात पे नहीं है, मेरा प्रश्न किसी और बात पे है। जो व्यक्ति सरकारी गवाह बना उसके खिलाफ उस केस में, वो कौन है? ये प्रश्न है। आपको मालूम है वो कौन है? वो उसका नाम है इंद्राणी मुखर्जी। वो इंद्राणी मुखर्जी जिसने जेल में है, सजा काट रही है। क्यों काट रही है आप जानते होंगे। उसने अपनी बेटी का खून किया, इसलिए वो सजा काट रही है। तो एक ऐसा व्यक्ति और वो भी महिला जिसने अपनी बेटी का खून इसलिए कर दिया कि उसकी बेटी किसी से जिसके वो नहीं चाहती थी प्यार करती थी। आपने उस इंसान ने जिसने खून किया अपनी बेटी का, उसको आप सरकारी गवाह बना रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है। मुझे कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, ना पुलिस से और सीबीआई से लेना देना। मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है, क्या ऐसी इंसान की गवाह पे आप केस चलाएंगे जिसका अपना चरित्र नहीं, अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं, जो अपनी लड़की को मार सकती है? हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है। किस हद तक जाता है हमारा इन्वेस्टिगेशन बॉडी, हमारी सीबीआई या हमारी पुलिस? आपको कोई दूसरा इंसान नहीं मिला जिंदगी में, वही मिला। उसके इन्वेस्टिगेशन की तूने इसके साथ किया क्या, चाहे कि स्टोरी है नहीं है, हमें उससे भी मतलब नहीं है। मतलब यह है कि क्या उस व्यक्ति की गवाही पब्लिक मानेगी? कोर्ट मानता है नहीं मानता है, मैं उस पर पद नहीं जाना चाहता। कोर्ट का कोर्ट जाने। आजकल कोर्ट भी वो कोर्ट नहीं रहे जो होते थे कभी। सुप्रीम कोर्ट केस नहीं लेना चाहता जम्मू कश्मीर के बारे में, सुप्रीम कोर्ट केस नहीं लेना चाहता ईवीएम के बारे में, तो किस लिए बैठे हो आप? क्या ये प्रश्न नहीं है? एक सामान्य नागरिक की हैसियत से, एक वोटर की हैसियत से, इस देश के भविष्य की हैसियत से, क्या हमें अधिकार नहीं है सोचने का? हम पूछ नहीं रहे, हम सोच रहे हैं। ईवीएम पे आप केस नहीं लेना चाहते, आप बात नहीं करना चाहते। जम्मू कश्मीर में कोई जाता है तो आप कह जाते हैं आपका पेटिशन ठीक नहीं बना, दोबारा ठीक करके लाइए। क्या पेटिशन पहली बार बन रहा है देश के अंदर? उन वकीलों ने पहले कभी पेटिशन नहीं बनाई? ये सवाल उठने लाजमी है, उठेंगे, जरूर उठेंगे। बेशक आप होंगे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन देश को आपने देखना है, आपने किसी सरकार को नहीं देखना है। आप सरकार का बचाव कर रहे हैं, आप पब्लिक की नहीं सुन रहे हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। और ये सच है। ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं आजकल, ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, उनको देख के दिल दहक जाता है। वो लोग जिनका मंदिर तोड़ा, वो कहते हैं, अगर हम, देखे कितनी गंदी बात है कहने को, लेकिन बोलना पड़ेगा। वो कहते हैं हम इतने लोग हैं कि हमारा अगर यहाँ आकर आपके घरों में घुस जाएं, ब्राह्मणों तुम्हारे घरों में घुस जाएं, तो तुम बैठ नहीं पाओगे, तुम भाग जाओगे, हम इतने खतरनाक लोग हैं। वो खुद कह रहे हैं।
हम इतने खतरनाक लोग हैं, हम भाग जाओगे, आप रहोगे नहीं, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, भागने की जगह नहीं मिलेगी। अगर ऐसी कुछ लोग किसी कम्युनिटी के बारे में बोलते हैं तो हम क्या कहें बताइए अब आप। मतलब जो एक हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती रही है, वो टीवी वाले करते रहते हैं, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये वो, उनकी बहस तो इसमें कभी खत्म ही नहीं होती। और उनको अगर अवसर दिया जाए तो टेलीविजन वाले तो 500 साल तक हर रोज यही बहस करते रहेंगे, जबकि उनको एबीसीडी पता नहीं होती उसकी। कुछ लोग बैठा लिए पैसे दे देंगे और बहस करते, बिना मतलब की बहस करते, कोई प्रोडक्शन नहीं है उस बहस में, कोई रिजल्ट नहीं है उस बहस में, बस बहस करनी है। मेरे पैसे जो मैं टीवी वाले को देता हूँ, मुझे देखना है, मेरे पैसे बेकार जाते हैं, जो भी 300 400 500 रुपये महीने में हम खर्चते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम न्यूज चैनल की बात करें तो एक आध न्यूज चैनल छोड़ दीजिए आप, वो भी कभी देता है कभी नहीं देता। बाकी न्यूज चैनल तो ऐसे हैं जैसे मोदी की एडवर्टाइजमेंट चैनल हो, मोदी की एजेंसीज हो, मोदी के स्पोक माउथ हो, उनका काम मोदी 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 और निगेटिव कांग्रेस निगेटिव कांग्रेस निगेटिव कांग्रेस, इतना ही रह गया है करना। बाकी उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। ये आज के हालात हैं। असम में आपको पता ही है क्या हो रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जो जेनोसाइड वाली वेबसाइट है जेनोसाइड वॉच, उन्होंने वार्निंग दी है यूएन को। क्या वार्निंग दी है कि आप स्टेप ले लीजिए, इंडिया से बात कर लीजिए, हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि वहाँ जेनोसाइड हो सकता है, हो रहा है। उन्होंने पूरा अलर्ट डिटेल दिया है और इससे असम का भी अलर्ट दिया है। वो मैंने पिछले वीडियो में जो इससे पहले 80 नंबर उसमें बताया है, क्या लिखा है इंग्लिश में, वो आप वो वाला वीडियो देख के आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी जो मैंने बोला है इसमें। उस मैंने क्या बोला है उनकी वेबसाइट पर लिखा है, मैंने पढ़ा है, क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है तो मैं आपको पेपर वो दिखा देता। मेरा कहने का मतलब है, हम कहाँ जा रहे हैं? कोई जगह है जो हम जानते हैं वहां जा रहे हैं? हम किस तरफ जा रहे हैं? अंधेरे में जा रहे हैं, आग में जा रहे हैं, या समुद्र के पानी में जा रहे हैं? हम इस देश को किधर लेके जा रहे हैं? हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के पढ़े लिखे लोग क्या कुछ समझ सकते हैं? अरे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत है सोचने वाले, मैं कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैं तो खाली जो थोड़ा बहुत उल्टा सीधा जानता हूँ डफर के एंगल से वो बता रहा हूँ आपको। आप मुझसे ज्यादा तेज हैं। मेरा पर्पज सिर्फ एक ही है कि थोड़ा जाग जाओ, इस सोने की आदत छोड़ दो, सोने की आदत छोड़ दो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात को मानो, बिल्कुल मत मानो आप। मैं तो एक अलर्ट दे रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा जाग जाओ दोस्तों। इस देश के नागरिकों, सब कुछ पैसा कमाने से नहीं होता, सब कुछ आराम तलब से नहीं होता। आराम तलब ये तभी है, आपका पैसा तभी है, आपके जॉब्स तभी हैं, जब तक ये देश सेफ है। और ये देश सेफ नहीं रहेगा ना, भूल जाओ कि मोदी का देश है या कि राहुल का देश है, या ये हम सबका देश है। मोदी जैसे आएंगे कितने जाएंगे, बहुत आए पहले दूसरे चले गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। हर आदमी ऐसे डर के बैठा है जैसे बहुत आ गई मेरे पास, अरे मोदी के खिलाफ मत बोलना, क्या हो जाएगा, अरे मार दो यार, थोड़े दिन बाद वैसे ही मर जाएंगे। मेरी 65 साल की उम्र है, कितना जी लूंगा मैं, साल 2 साल 6 महीने 8 महीने, कितना कोई क्या जानता है कल क्या होने वाला है। कोई आज की वो तो है नहीं 150 साल तक जीना है। और जीना भी है तो क्या है, डर जाए। कोई हमारी आत्मा नहीं है, हमारे अंदर कोई मॉरल नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है लाइफ में। हम क्या देश की जनता के लिए लड़ नहीं सकते? जो वो लड़ सकते थे आज़ादी के लिए, दूसरे विदेशियों को मार के उन्होंने भगाया, धक्का दे के भगाया, नॉन वायलेंस करके भगाया, जैसे भी भगाया भगा तो दिया। हम क्या मेंटेन भी नहीं कर सकते अपने देश को? संभाल भी नहीं सकते? क्या हम इतने गिर चुके हैं? अरे अभी सिर्फ 70 साल ही तो हुए हैं, अगर 700 साल हुए होते तो क्या होता, सोचिए जरा। ये देश को नहीं संभालेंगे तो जैसे हम अपना घर नहीं संभाल सकते, घर का नुकसान हो जाता है, अगर हम देश नहीं संभाल सकते तो देश का नुकसान भी पक्का है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हम पढ़े लिखे लोग हैं। जब देश आजाद हुआ था तो मुश्किल से 10-15% लोग ही पढ़े लिखे रहे होंगे। उस टाइम रुपए की वैल्यू, डॉलर जब मुकाबले 3 रुपया होता था, कल मैं न्यूज सुना था 3.1 रुपीज इक्वल टू $1। आज कितना है, 72 रुपये हो गया है। 72 रुपये $1। कहाँ 3 कहाँ 72, 24 टाइम का फर्क आ गया है। 24 टाइम, 24 या 72, 72, 45 मल्टीप्लाई 24/3, इट इज 72 टाइम्स। 1947 से 720%, 72 टाइम्स, सॉरी 72 गुना। उस टाइम 1 रुपया आज 72 रुपये के बराबर है। उस टाइम 24 गुना हो गया ना, 1 रुपया 24 रुपये के बराबर है। कहाँ जा रहे हैं हम, किधर? हमारी पावर कहाँ गई? हमारी सोचने की शक्ति कहाँ गई? क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए पैदा होते हैं? मेरा प्रश्न आप सबसे यही है, हम क्या इस देश में वोट देने के लिए जन्म लिए हैं? आपने वोट देने के लिए जन्म लिया है कि हर 5 साल में इसको दे दो तो उसको दे दो, उसको दे दो तो उसको दे दो, बस इसको हटा दो, उसको बिठा दो, उसको बिठा दो, हटा दो।
कि यही प्रतिक्रिया है हमारी, हमारा यही फ्यूचर है, यही हमारा एम्बिशन है देश के लिए कि वोट दे दो, 5 साल बस बात नहीं करो उनसे, जो मर्जी करते हैं, लुटाए लूटो, बाद में कहो कि लूट के ले गया। जब वो लूटेगा उस टाइम हम देखेंगे नहीं, हम उसकी सोचेंगे नहीं, और जब भाग जाएगा देश से, ओ भाग गया लेके। पुलिस देख रही, सीबीआई देख रही, कोर्ट देख रहे, आपके पार्लियामेंट देख रही, सब देख रहे, कोई बोल नहीं रहा। उस टाइम जब चोरी हो रही है, जब चोर भाग जाता है, तब कहते चोरी हो गई है। तो भैया हम आपको टैक्स किस लिए देते हैं? मेरा पुलिस से भी पर्सन है, मेरा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से पर्सन है, मेरा कोर्ट से भी पर्सन है, मेरा पार्लियामेंट से भी पर्सन है, मेरा सरकार से भी पर्सन है। भाई आप हमसे टैक्स क्यों लेते हो? क्यों लेते हो टैक्स? आप टैक्स इसलिए लेते हो कि हमारी सेवा करोगे, और आप हमारी सेवा तो नहीं कर रहे। आप तो अंधाधुंध अपने हिसाब से सोच रहे हो, बस आपस में लड़ रहे हो। जो पावर में है वो ऑपोजिशन गलत कह रहा है, जो ऑपोजिशन में पावर गलत कर रही है। हम तुम्हारी लड़ाई के लिए नहीं पैदा हुए कि तुम दो लड़ते रहोगे, हम देखते रहेंगे। हमें कोई शौक नहीं है कहने का मोदी अच्छा है, कांग्रेस बुरी है, कांग्रेस अच्छी है, मोदी बुरा है। हम इस चीज के लिए पैदा नहीं हुए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में। आप होंगे प्राइम मिनिस्टर देश के और होंगे अपोजिशन वाले, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पब्लिक ने आपको बनाया है, लेकिन परमानेंट राइट आपको नहीं दे दिया है। परमानेंट हमारे पास है, हम भारत के लोग हैं, हम है संविधान के मालिक, आप भी एक हिस्सा हो उसका। जहां तक भारत के सिटीजन की बात है, आप उस लेवल तक ठीक हो, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं या अपोजिशन लीडर बन जाते हैं, तो आप हमारे वो लेवल के नहीं रहते, आप दूसरे लेवल में आ जाते हैं। तो जहां आपसे आप छोटे हैं, हमने आपको बनाया है, आपको हमें जवाब देना पड़ेगा, लेकिन नहीं देते आप जवाब। मैं हूं, जो मैं कह रहा हूं उसको मानो बस, नहीं, हम नहीं मानते इसको। आप जो कहते हैं कहते रहे। देश किसी के बाप का नहीं है, याद रख लेना। देश भारत के नागरिक का है, किसी की संपत्ति नहीं है ये देश, किसी का भी इस पर एब्सोल्यूट राइट नहीं है। यदि किसी का है तो भारत के नागरिक का है, और भारत के नागरिक की हैसियत से आपका भी है, भारत के नागरिक की हैसियत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी है, राष्ट्रपति का भी है, लेकिन भारत के नागरिक की हैसियत से, दूसरी हैसियत से नहीं। दूसरी हैसियत से आप हमसे पैसे लेते हैं, आप हमसे टैक्स लेते हैं, उससे आपको सैलरी मिलती है, उससे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, उससे आप काम करते हैं, हम पे कोई एहसान नहीं करते। जो भी आएगा एहसान नहीं करेगा, काम करेगा। सरकारी सेवा के यहाँ, पब्लिक की सेवा के, आप संविधान की सेवा के यहाँ। संविधान की रक्षा करना आपका फर्ज है, संविधान को मानना आपका फर्ज है। अगर आप संविधान को मान के नहीं चल सकते, संविधान की रक्षा नहीं कर सकते, पब्लिक की रक्षा नहीं कर सकते, तो आपकी किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। ये है हॉट स्पीच। हम दब के बात नहीं करेंगे, क्योंकि सच बोलने में दबा नहीं जाता, झूठ बोलने वाले दबते हैं। जो इंसान झूठ बोलता है और बोलता रहता है, वो दबता रहता है। जैसे अमित शाह कहता है, एक बात को 1000 बार आप झूठ बोलो तो लोग सच मान लेते हैं। ये अमित शाह की फिलॉसफी हो सकती है, ये अमित शाह की थ्योरी हो सकती है, ये मेरी थ्योरी नहीं है। आप एक बार झूठ बोलो या 5 लाख बार बोलो या 1 करोड़ बार बोलो, झूठ झूठ होता है, और सच एक बार आता है, और 5 करोड़ बार बोले हुए झूठ को हवा में उड़ा देता है। सच्चाई तो यही है। सत्यवादी हरिश्चंद्र इसलिए याद किया जाता है, सच के लिए, झूठ के लिए नहीं। सत्यवादी हरिश्चंद्र ऐसे नहीं बना था, सेक्रीफाइसेस हुए थे, बलिदानियां हुई थी, फैमिली बर्बाद हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, तब जाके सत्यवादी हरिश्चंद्र को खिलाया। समझना चाहिए इस बात को। बहुत पुरानी बात है, आज से नहीं, राम से भी पहले की बात है, सत्ययुग की बात है। उसके बाद राम तो त्रेता युग में है, 4 युग और बीत गए, तब वो आया। 7 के बाद 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, तीसरे में वो आया, और उसके बाद दूसरे में कौन आया? कृष्ण आया। तो उस समय सत्य था, तो आज भी है। आपको दिखता नहीं तो मेरा कसूर नहीं है, सत्य तो सत्य है। आज भी बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, उसी प्रोसीजर से होता है जिस टाइम होता था। जमीन आज भी घूम रही है अपने लिए, अपने एक्सेस पे, और उस टाइम सिस्टम ऐसे ही काम करता था सृष्टि जैसे आज काम कर रहा है। कोई फर्क नहीं है, हमारी सोच फर्क हो गई है। हम गलत हो गए अपने आप में, हम झूठ हो गए अपने आप में। जब अपना आदमी खुद झूठ बन जाए, अपनी आत्मा को झूठ में ढाल दे, अपने आप को झूठ समझने लगे, तो उसका रिजल्ट होता है कंस या रावण। हम रावण और कंस नहीं है, पर बहुत से लोग हैं। जब सत्ता रावण और कंस के हाथ में आती है, तो आप जानते हैं एट्रोसिटीज होती हैं, तो हो रही हैं। फेंक दो इसको, मार दो इसको, जेल कर दो उसको, कत्ल कर दो उस पर। देखिए, कुछ भी हो सकता है। जर्नलिस्ट की बात पूछिए, गुंडे बन गए हैं, कॉली बन गए हैं, न्यूज नहीं दे सकते, बता नहीं सकते देश में क्या हो रहा है। वही न्यूज देते हैं जहाँ मोदी 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 मोदी, वही न्यूज है देश में। क्यों भाई? न्यूज में मोदी मोदी आएगा और कोई नहीं आएगा? भारत की अर्थव्यवस्था कचमाकूर हो गई, क्या बोलते, चकनाचूर हो गई, वो नहीं आएगा? मोटर की इंडस्ट्री बंद हो गई, टाटा मोटर्स ने कितनी कंपनियां बंद कर दी, कितनी और कंपनियां बंद हो रही हैं, और कितने डाउन हो गए सब, वो नहीं आएगा समाचार में?
किसान क्या कर रहे हैं वो नहीं आएगा समाचार में, स्टूडेंट्स का क्या हालत है वो समाचार में नहीं आएगा, विश्वविद्यालय और विद्यालय क्या कर रहे हैं वो नहीं आएगा, देश में और कुछ क्या हो रहा है वो नहीं आएगा। बस मोदी 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 मोदी, जहां जा रहा है मोदी, उसके पीछे मोदी, आगे मोदी, दाएं मोदी, बाएं मोदी, मेरे ऊपर मोदी, नीचे मोदी, साइड मोदी। आप जा रहे मोदी कौन हूं क्या मैं? आपको पैसे हम इसलिए देते हैं कि मोदी मोदी की चैंटिंग करो मैं बैठ के, हम इसलिए पैसे नहीं देते, आप हमारे पैसे से चल रहे हैं। अगर हम फीस नहीं देंगे मतलब तो आपकी टेबल बन जाए, आप तभी उनसे एडवर्टाइजमेंट पैसे लेते हैं, देखते हैं, हम देखना नहीं चाहते आपको ऐसे गंदे लोगों को। आप टीवी चैनल नहीं हो, न्यूज चैनल नहीं हो, आप तो एंटरटेनमेंट बन चुके हो, आप तो चाय दुकान बन चुके हो, आप पान की दुकान बन चुके हो, लोगों को आप वो खिलाते हो, सुपारी खिलाते हो लोगों को आप क्या बोलते हैं, पान में जो डाला जाता है कत्था चूना खिलाते हो, बेवकूफ बनाते हो लोगों को। कुछ लोग बिठा लिए शोर मचाए जा रहे हैं बस बिना मतलब का, कोई एम नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई टॉपिक नहीं, हर रोज एक ही टॉपिक लेके बैठे थे। भारत पाकिस्तान इंडिया का हो या हिंदू मुसलमान को, इन्हीं चक्रों में आप पब्लिक को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक बेवकूफ नहीं बनेगी। एक टाइम दूरदर्शन भी इंदिरा की रट लगाता था, आपको तो पैदा भी नहीं होंगे, उसके बाद क्या हाल हो गया दूरदर्शन, आप देख लो, कोई देखता नहीं दूरदर्शन को। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, पागल हो गया था वो भी। और आप भी, आप मोदी के नाम पे फर्क क्या है दोनों में? आपको पैसे हम देते हैं, और उस टाइम भी पैसे हम देते थे, 50 रुपए का लाइसेंस देते थे, तब चलते था टीवी दूध घर के अंदर। आज हम 450 रुपए, 350, 500 को, 600 को, 700 को, 800 देता है। किस लिए देता है? मोदी भक्ति के लिए देता है। हम मोदी का सीन देखेंगे, मोदी क्या कर रहा है, मोदी कहाँ आ रहा है, मोदी कहाँ जा रहा है, मोदी कौन से देश में, मोदी कहाँ, अरे मोदी के अलावा देश में कुछ नहीं है क्या? वो तो नहीं दिखाते आप, क्यों? आप मोदी के चमचे हो, पतीले हो, कौन हो? मोदी से लाइसेंस फीस लो, हमसे क्यों लेते हो? क्यों हमसे पैसे मांगते हो आप? कमाल की बात है, पैसा दूं मैं, ऐश करे मोदी, मेरा पैसे से आप चल रहे हो। 1 करोड़ लोग, आप कहते हैं मेरे करोड़ों व्यूअर्स हैं, तो उतने करोड़ आपके 350 से 400 रुपए भी तो आ रहे हैं, और उसी के बेस में आपको एडवर्टाइजमेंट मिल रही है, जिससे आप पैसे कमा रहे हो। पैसे कमाए आप, आपका बने टीवी, आपकी बने अथॉरिटी, आप बने अरबपति, मैं आपको पैसे खामा खा देता रहूं, समाचार ना मिले मुझे, कोई नॉलेज ना मिले, कोई डिबेट अच्छी ना हो, नॉलेज मुझे आए, हम नॉलेज पे, हम जब डिबेट आती थी डीडी की, मैं देखा करता था, बच्चा था उस टाइम, स्कूल में, कॉलेज में, अच्छा लगता था, बातें होती थी देश के बारे में। आज किसी के बारे में बात होती, किसी के बारे में बात नहीं होती, यही बस फैब्रिकेटेड न्यूज, फैब्रिकेटेड सब बातें, इनको एबीसीडी नहीं पता संविधान की, सारे सबका चैलेंज है मेरा, एक एक बड़े से बड़े, एक आध चैनल छोड़ दो आप, बाकी का मेरे सबको चैलेंज है, आप देश का नाम सही बता दो, आप बता दो संविधान में कितने आर्टिकल हैं, आप बता दो संविधान क्या है, और कौन से संविधान में कौन क्या कहता है, प्रीएम्बल्स का मतलब बता दो, आप फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब बता दो, मैं आपको टीवी के एंकर मान लूंगा। एक भी नहीं बता सकता, मेरा चैलेंज है, खुला चैलेंज सारे एंकरों को, आ जाओ मेरे से बहस कर लो, मैं पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन, आप जवाब दो। आप नहीं पूछोगे मुझसे, मैं सिटीजन हूं, मैं बड़ा हूँ आपसे, मैं आपसे पैसे नहीं चार्ज कर रहा, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आपको फीस दे रहा हूँ, आप मेरी बात का जवाब दो। आपने अर्थव्यवस्था पे कितनी डिबेट की? मेरा क्वेश्चन है सबसे, क्यों नहीं की? मेरे पैसे वापस लाओ। आपने देश के ऊपर जो किसान मर रहे हैं उन पर डिबेट कितनी की? आपने नहीं की, मेरे पैसे वापस लाओ जितने मैंने दिए। आपने नोटबंदी हुई उसके ऊपर कितने नेगेटिव डिफेंस की, आपने पॉजिटिव तो बहुत की, नेगेटिव कितने की? आपने उसके डिमेरिट्स को नहीं देखे, मेरे पैसे वापस लाओ। आज जो रिजल्ट आ रहा है, इकोनॉमिक जो कॉलेप्स हुई, जो डिमोलिश हुई है, उसका कारण है क्या है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नोटबंदी और डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी। इनको कुछ पता नहीं था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, जस्ट कर दो, मोटी मोटी बुद्धि के लोग, कर दो, देखा जाएगा बाद में, मारो इसको पत्थर, देखेंगे इलाज करा देंगे इसका। ऐसे लोग हैं, वो ये नहीं सोचते कि हम क्या करने जा रहे हैं, कोई बात सोचना नहीं है, बस कर दो, लठमार, लठमार है, आरएसएस लठमार होते हैं। अरे सोचो, दिमाग भगवान ने दिया है, मुफ्त में दिया है, उसका इस्तेमाल करो। सोचो बैठ के ढंग से कि मैं ऐसा करूंगा तो इसका यही रिजल्ट आ सकता है, नहीं सोचा आपने। हाँ, एक फायदा आपने जरूर किया, अपने लोगों की जरूर नंबर 2 ऐसे नंबर 1 कर लिए, लेकिन पब्लिक तो मर गई, मेरे जैसा आदमी मर गया, सब मर गए, जिनके छोटे छोटे पैसे होते हैं बैंक में मर गए, कुछ के तो अकाउंट के पैसे खा गया बैंक। ये आपका रिजल्ट है। और जीएसटी में देखो कि लोग रसीद ही नहीं देना चाहते आजकल। जीएसटी जो आपने लगाया, बड़े खुश हैं आप कि हमने जीएसटी लगा दी, हम टैक्स ज्यादा लेंगे, हम ये करेंगे, आपको रियलिटी का पता नहीं है। आजकल हम जब जाते हैं सामान खरीदने, क्या होता है, कोई भी ट्रेडर है, कोई भी दुकानदार, देखो जी आप सामान खरीदोगे तो पहले बताओ रसीद लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर रसीद लोगे तो हम सामान बेचते नहीं, कुछ तो मना ही कर देते हैं, और जो बेचते हैं तो वही टैक्स लगा के बेचेंगे, ठीक है वही टैक्स लगा ले दे देंगे। लेकिन सर्विस सेक्टर वाले तो देते ही नहीं रसीद। पहले मैं जाता था, जीएसटी नहीं था तो मेरा कंप्यूटर ठीक कर दो, कितने पैसे लगे, 1000 रुपये लगेगा,
गारंटी 6 महीने की है, अच्छा लो रसीद ले लो, वो रसीद देता था। सर्विस टैक्स उसके उसमें वो ऐसा टैक्स नहीं था जिसको जवाब देना पड़े। हाँ, जो सामान है आज भी वो गारंटी वाला सामान होता है, तो हम उससे अगर डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं वो लेता है, जब डेबिट कार्ड से पेमेंट करिए तो आप ऑटोमेटिक रसीद हो गई, लेकिन सर्विस पे नहीं दे रहे। अब मैं सर्विस करा दूं, मैं मेरे कंप्यूटर खराब है, सर्विस कर दो, जितने भी पैसे बोलेगा रसीद दे देंगे जी, हम रसीद लो, हम कहीं और से करा लो। वो देना ही नहीं चाहता रसीद, क्योंकि कौन फंसे जीएसटी के चक्कर में भाई, पैसे हम बोले हुए ले, फिर जमा ना कर पाए या कुछ और बात हो, कहते भैया कहीं और से करा लो जाओ। आपने ऐसे हालात खड़े कर दिए कि लोग काम ही नहीं करना चाहते आपके कहने से। अगर आप टैक्स देना भी चाहें तो वो टैक्स लेगा ही नहीं। जो सामान पे टैक्स लगाया जाता है वो दे देते हैं, उनके उसमें कुछ नहीं है भाई, ठीक है वो टैक्स उसका ऑटोमेटिक है। लेकिन जहां तक दूसरी बातें है ना, उस पर प्रॉब्लम हुई, तो मतलब आपकी जीएसटी की जो पॉलिसी हुई एक स्टूपिड पॉलिसी हुई, एक अनइम्प्लीमेंट पॉलिसी। इसका कोई सर नहीं, कोई प्यार नहीं। आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी, शायद मैथमेटिक्स से इंटीग्रल इक्वेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, डिफरेंशियल इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड होती, और ट्रिग्नोमेट्री के सवाल भी इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते जितने आपने कॉम्प्लिकेटेड। पर इस वन टैक्स लगाना था, सिंप्लीफाई कर, बात खत्म थी। आपको क्या इंटरेस्ट था कि इतना घुमा दो, इसमें से पोल्यूशन कर दो। ये भी पोल्यूशन तो है, जीएसटी है क्या, एक पोल्यूशन टैक्स है ये। आपने ऐसा पोल्यूट कर दिया इसको कि पब्लिक समझ अभी तक नहीं समझ रहा है, पब्लिक और इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों इसमें। तो ऐसे काम का क्या फायदा जो आप खुद भी ना कर पाओ। हाँ, सीए ने बहुत कमा लिए पैसे इस पे, बहुत कमा लिए पैसे। अरे आप सीए के लिए गवर्नमेंट चला रहे हो क्या? पहले फटाफट रिफंड आते थे टैक्स रिटर्न जमा कराने में, अब नहीं आते जल्दी, क्योंकि वो बेचारे इतने बिजी हो गए, उनके पास टाइम ही नहीं है। उसका क्या कसूर क्या है? मेरा कहने का मतलब है, सरकारें हवा में नहीं चलती। सरकार एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है। अगर मैकेनिज्म और सिस्टम में एक भी पॉइंट पर एरर हो गई, जैसे एक्सेल की शीट होती है, हम बहुत सारी इसमें डाटा फीड करते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं, अगर एक भी फार्मूले में एक भी एरर आ गई तो पूरा फार्मूला चौपट है। पूरा फार्मूला आप करके देख लीजिए। एक्सेल बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लोटस 1 2 3 के बाद एक्सेल आया है, और मैंने एक्सेल पर बहुत यूज किया है, लोटस में भी। इतना इसके अंदर अब कुछ भी खाली वो ऑटो सम वाला नहीं है, बहुत से फार्मूले होते हैं। हमारे तो डिजाइन के अंदर अंदर हिडन वे में ये काम करता है। तो वो आप फार्मूले खुद डाल के देख लेना, अगर कहीं एक भी एरर आ गई उसमें, चाहे आपने 100 फार्मूले कर दिए, उसके अंदर स्क्वायर रूट और उसके अंदर अंडर रूट और उसके अंदर क्यूब रूट दिया और पता नहीं क्या क्या आपने उसके अंदर डाल दिया, फार्मूलाइज कर दिया, उसको प्रोग्राम एप्लीकेशन बना दी उसकी, और कहीं एक भी उसमें एरर आ गई पूरा जाएगा। मैंने 100 सीटें एक्सेल की लिंक करके देखी है, हाइपर लिंक और लिंक करके देखी है, फॉर्मुलाइज किया है, क्योंकि हमारी लाइन में कैलकुलेशन बहुत होती है, करके देखा है। एक गलती आई है तो सारा चौपट पूरे खत्म हो जाएगा। वही हाल देश का है। हम एक्सेल सीट बन गए हैं, लोटस सीट बन गए हैं। हमारा देश कितना पावरफुल होना चाहिए और है, हम अपनी शक्ति का अब्यूज कर रहे हैं, क्योंकि अनपढ़ लोग सरकार में हैं, इंटेलिजेंट लोग सरकार में नहीं है। आज की तारीख में जिस देश में, फिर मैं कह रहा हूँ, बार बार कहूंगा और कहता रहूंगा, आज की तारीख में 233 ऐसे लोग हैं एमपी लोकसभा में जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। तो हम उनको क्यों लाए लोकसभा में, मेरे को समझ नहीं आया आज तक। और वो सब पार्टियों के हैं, एक के नहीं है। 119 तो खाली बीजेपी के हैं, अब मेरे ख्याल 19 जहां तक मेरी 19 कांग्रेस के हैं, और 10-5 सबके हैं। तो दिस देश, ये लोकसभा जो सबसे बड़ा हाउस कहलाता है पब्लिक के हिसाब से, राज्यसभा हालांकि उससे बड़ा है लेकिन पब्लिक के हिसाब से नहीं है, पब्लिक के हिसाब से लोकसभा ही ऐसा हाउस है जो हम बनाते हैं, खुद बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता, राष्ट्रपति नहीं करता, पब्लिक करती है। पब्लिक वोट लोकसभा के एमपी को होने देती है या एमएलए को देती है, विधानसभा का होता है, उसका वोट देके हमने गुंडे ले आए, 233 गुंडे ले आए, बड़े खुश हो रहे हैं हम, हमने लोकसभा का इलेक्शन करा दिया। और मोदी कह रहा है देखो इलेक्शन में जीत गया। अरे गुंडे जीत गए, तुम इलेक्शन नहीं जीत गए, तुमने बर्बाद करके रख दिया इस देश को। तुमने 119 जो जीते हैं ना, मोदी शर्म करो, तुम्ही ने उनको नाम दिया होगा ना, तुम्ही ने उनको टिकट दिए होंगे, तभी तो वो जीते हैं। इसका मतलब तुम भी चाहते हो गुंडे देश में आए, और फिर आप कौन हो ये गुंडों को इलेक्ट कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, आप भी तो वही हुए ना, कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस देश में 233 एमपी 545 में अगर सत्ता में आ जाते हैं, वो सत्ता से ऊपर है, आने ही आते हैं। सत्ता तो गवर्नमेंट की होती है, ये तो सुपर सत्ता है, लेजिस्लेचर है, सत्ता का बाप है। सत्ता तो एग्जीक्यूटिव होती है, मोदी जिसका इंचार्ज है, मोदी लोकसभा का इंचार्ज नहीं है, मोदी गवर्नमेंट का हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड है, लोकसभा का वो लीडर है। लेकिन लोकसभा में बैठे कौन है जिससे पूछने वाले हैं? बैठे तो ये एमपी हैं, एमपी को जवाब देना होता है प्राइम मिनिस्टर को। एमपी हायर होते हैं, एमपी की जो बॉडी होती है वो पावरफुल होती है, वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करती है, तो प्राइम मिनिस्टर को हटा भी सकती है, समझना चाहिए।
जो लोकसभा के एमपी है वही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, कोई और कानून अपॉइंट नहीं करता। ये कहने की बातें हैं कि उसकी पार्टी का ना, पार्टी का भी अपॉइंट नहीं कर सकती और राष्ट्रपति भी अपॉइंट नहीं कर सकता जब तक कि पूरा पूरा हाउस नवाने कॉन्फिडेंस ही तो होता है। वो कहते हैं ठीक है आप कॉन्फिडेंस ले लीजिए, बोलते हैं ना, और मेजोरिटी जब आती है तो कॉन्फिडेंस नहीं लिया जाता, क्योंकि अज्यूम होता है कि मेजोरिटी कॉन्फिडेंस है ही है। इस बात को हम नहीं समझेंगे तो हम कुछ नहीं समझ सकते। आप आर्टिकल 81 पढ़ लीजिए संविधान में, वो कहता है आपको लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट करनी है डायरेक्ट वोट से, साफ लिखा है। कहीं नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री चुनना है आपने, कहीं नहीं लिखा कि चीफ मिनिस्टर चुनना है आपने, कहीं नहीं लिखा कि प्राइम मिनिस्टर कैसे चुना जाता है। आप पूरा संविधान पढ़ लीजिए, मुझे बता दीजिए कौन से आर्टिकल में लिखा है कि प्रधानमंत्री का चुनाव किस तरह से होता है, मैं मान लूंगा आपकी बात को। पूरे संविधान में 395 आर्टिकल में एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं है तो ये कह दे कि प्रधानमंत्री का चुनाव का तरीका क्या है, प्रधानमंत्री की कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए, कहीं नहीं लिखा। बल्कि प्राइम मिनिस्टर का चैप्टर ही नहीं है पूरे संविधान में, प्रधानमंत्री नाम का कोई चैप्टर नहीं है। एक जहां एग्जीक्यूटिव है, जहां यूनियन है, उसमें दिया हुआ है पहले राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति, और ये दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। असल में सरकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, राष्ट्रपति उसका हेड होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एग्जीक्यूटिव बैठा है उसको समझाने वाला, उसको लीड करने वाला, उसका नाम होता है प्रधानमंत्री। बस इतना लिखा है। और ये लिखा है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, और ये लिखा है कि प्रधानमंत्री के कहने पे राष्ट्रपति मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। और यह है कि प्रधानमंत्री का कर्म इतना ही है, ड्यूटी कर्तव्य थी, राष्ट्रपति जाए और देश के बारे में समय समय पर बताता रहे कि ये हो रहा है। इसके अलावा कोई भी बात अगर लिखी है तो मुझे आप बता दीजिए, मैं भी समझ जाऊंगा, मेरी नॉलेज बढ़ जाएगी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। बहुत बड़ा संविधान नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। पढ़े लिखे के लिए कुछ बढ़ाने हैं, 395 आर्टिकल बहुत चीज नहीं होती। आप 50 सब्जेक्ट पढ़ेंगे अब तक लाइफ में, आपने इंजीनियरिंग किया तो 40 तो पढ़ने ही पड़ते हैं, आपने मेडिकल किया तब भी 5.5-7 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो संविधान इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है कि हम लोग पढ़ ना पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहते। हमारी आदत नहीं है कागज पढ़ने की, हमारी आदत देखने की है। जब से टेलीविजन आ गए हम पढ़ने की इच्छुक नहीं, अरे दिखा दो ना क्या है, सुन लेंगे बस। इसलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने का इच्छुक नहीं था क्योंकि मैं लिखता हूँ, मेरा लिखने में टाइम भी लगता है, कोई पढ़ता नहीं है, दुख होता है। फिर यार मैं मेहनत करके इतना लिखा, ये लोग देख तक नहीं है। इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए फोटो लगाना, इनको चाहिए क्रिकेट की बात करना, इनको चाहिए फुटबॉल की बात करना, सिनेमा में कौन स्टार क्या कर रहे हैं, उसकी कौन बीवी है, उनका कौन बच्चा है, उसका कौन, इन बातों में लगे रहते हैं, अपनी बात नहीं करते। मैथ्स में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, संविधान क्या कहता है नहीं कहता, सरकार में पार्लियामेंट में क्या रहा है, कोई किसी तरफ ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। तो भैया देश आपका है, मेरा अकेले का तो नहीं है। आप नहीं चाहते देश को सही रखना तो आपकी इच्छा है, मैं तो चाहता हूँ सही रखना, लेकिन कौन रखेगा? देश आपका है, सरकार का नहीं है। सरकार आपकी नौकर है, जज आपका नौकर है, राष्ट्रपति भी आपका नौकर है, सब आपके नौकर हैं। आप पैसा देते हैं उनको, मुफ्त नहीं काम कर रहे, एहसान नहीं करेगा पब्लिक के ऊपर, ठीक है, कानून के हिसाब से काम करना है उनको। आप चोरी करेंगे तो आपको सजा होगी। अब चिदम्बरम गया कस्टडी पानी, ठीक है, उसने गलत किया तो भुगतेगा, नहीं तो वापस आ जाएगा। ये ऐसे राजा भी गया था ना सीबीआई के केस में 2GK में, क्या हुआ उसका, 18 महीने जेल में रह गया, तब भी कुछ नहीं हुआ। आज फ्री घूम रहा है, किताबें लिख रहा है, फ्री, कुछ होती है। तो जेल में रहने के बाद भी तो सजा नहीं होती ना, क्योंकि आपने कुछ किया होगा तो सजा होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने एक ऐसे इंसान की गवाही ली जो खुद मर्डरर है, ये मेरा मतलब कहने का था। जो खुद मर्डर है, आपकी उसकी गवाही पर रिलाई कर रहे हो, गवाही कितनी स्टैंड करेगी आप समझ सकते हैं। बुराई करने का फायदा नहीं है, मेरा मतलब कहने का सिर्फ ये है, अभी भी वक्त है, ये देश आपका है, मेरा अकेले का नहीं है, सबका है। इस देश के अंदर ये जो तोड़ फोड़ का काम बंद करा लो, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये लुच्चे, ये लफंगे, ये वो, ये इन कहने को कोई फायदा नहीं है। ये दलित है, इसको मारो, उसको मारो, इस मुसलमान है, उसको खोपड़ी तोड़ दो, ये गाय काट रहा है, ये कर रहा है। देश इन बातों से नहीं चल सकता। ये बहुत गधों वाली बातें, पुराने जमाने की बातें। आरएसएस वही तो है, तो वो करती रही है, और अनफॉर्चुनेटली वो सत्ता में आ चुकी है। अब सत्ता में मोदी थोड़ी ना है, आरएसएस है, सब जानते हैं इस चीज को अच्छी तरह से। तो इनकी सोच तो वही है ना, वही सोच है इनकी, लठमार सोच। लठमार सोच से देश नहीं चल सकता, देश चलता है माइंड से, बुद्धि से। जो संविधान जो लिख के गए वो पागल नहीं थे, वो भी पढ़े लिखे थे, इनसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, हमसे ज्यादा पढ़े, बैरिस्टर थे, और एक नहीं था बहुत थे। कितनी डिग्रियां थी अम्बेडकर के पास, आपको मालूम है? गांधी क्या सोचता था आपको मालूम है? नेहरू क्या सोचता था आपको मालूम है? गाली देते रहो, गाली देने का क्या है? गाली तो आप भगवान को भी दे देते हो, गाली तो कोई किसी को भी दे सकता है। फिलीपाइंस का राष्ट्रपति भगवान को गाली देता रहे, क्या फर्क पड़ेगा इस बात से?
किसी को गाली देने से, किसी को गलत कहने से क्या फर्क पड़ता है? मैं बैठ के कहूँ ये हमारा देश का वो गलत है, इंग्लैंड का वो गलत है, ट्रम्प गलत है, ये गलत देते, ट्रम्प को क्या फर्क पड़ता है? हर आदमी अपने लिए है, अपने देश के लिए है। हमें भी यही सोचना है। गाली देते रहो, हम तो गाली को भी स्वागत करते हैं। मेरे को पता नहीं लोग क्या क्या लिखते हैं, देशद्रोही कहता है, कोई कुछ कहता है, भारत के लिए तो मीडिया के लिए तो पाकिस्तानी हो। यार मेरे बाप का क्या जा रहा है, कहता रहना। मेरी हड्डी टूट गई क्या? मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया क्या? मैं भारतीय नहीं रहा क्या? मेरा पासपोर्ट छिन गया क्या? मैं मर गया क्या तुम्हारी बातों से? तुम लुच्चे लफंगे तो ऐसी बात करते हो। तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए तुम्हें। तुम्हारी माँ ने ये सिखाया किस तरह से लोगों से डील करते हैं। तुम्हारा बाप कभी तुम्हें हाथ से पकड़ सिलाया नहीं, उसने कभी तुम्हें सड़क पार कराई नहीं, वो कभी तुम्हें स्कूल नहीं ले गया, कभी टीचर को नहीं कहा कि इसको पंखे से लटकाता है। मेरा बाप कहता था मेरे बच्चे को पंखे से लटका दे, पढ़ाई न करे तो तुम संसार के हो, तुम ऐसी बात करोगे? तुम्हें अकल तो है नहीं। तुम किसी ने कहा मान लिया, इन लीडरों के पीछे क्यों जाते हो? मेरा क्वेश्चन आप सबसे है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर के पीछे जाऊं? अगर आपको इच्छा है तो आप खुद बन जाओ ना पॉलिटिकल लीडर, कौन रोक रहा है आपको? अगर आप देश की सेवा करना चाहते हो, आप लड़ना चाहते हो समाज से, इस गंद से, तो आप स्वयं आ जाओ राजनीति में। किसने आपको रोका है? आप क्यों राहुल के पीछे जा रहे हो? आप क्यों मायावती के पीछे जा रहे हो? क्यों आप मोदी के पीछे जा रहे हो? आप खुद मोदी बन जाओ, कौन रोकता है आपको? ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए, एफर्ट्स होने चाहिए, जाओ आगे। ये देश को रोकता थोड़ी है आपको, लेकिन नहीं, आप में दम भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, बोलना भी है, शोर भी मचाना है और गधा बना भी दिखाना है, अनपढ़ बना भी दिखाना है। ऐसे तो नहीं होगा ना। या तो आप तैयार हो जाओ, लीड करना है तो लीड करना है। हम जब साइट चलाते हैं ना इंजीनियरिंग में, आपको पता भी नहीं होगा हम क्या करते हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसे हालात में हम जाके चलाते हैं साइट। किसी सिविल इंजीनियर से पूछ लेना, दुनिया के भी, हमारे देश के नहीं, कि क्या होता है उसके साथ। पकड़ा दिया कि ये लो जाओ करा लो, बस ऑर्डर हो जाता है, कराओ उसको जाके काम। और मैं बात कर रहा हूँ ठेकेदार की, कंस्ट्रक्शन की, जो तो जिसे करना होता है। कंसल्टेंट की बात नहीं कर, कंसल्टेंट बहुत बाद में आता है। पहले कितना होमवर्क होता है, उससे पहले कितना डिजाइन होता है, कितनी प्लानिंग होती है, इसकी कल्पना भी नहीं है आपको। डॉक्टर तो एक्सरे मशीन से ले लेता है, देख लेता है तुम्हारी हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी है। हमें तो एक्सरे बनाने पड़ते हैं, ड्राइंग एक्सरे होती हैं कि आपको ये करना है। जाके एक एक चीज की डिटेल बनानी होती है, उसको फिर करना होता है, सामान खरीदना, सब करना होता है। आप जाके देखो जब साइट शुरू होती है क्या हाल होता है उसका। ना बैठने को जगह होती है, ना पीने को ढंग का पानी होता है, ना कोई चाय मिलती है वहां पे, ना कोई जगह होती है जहाँ सो सके आदमी। डेजर्ट में फेंक देते हैं, जाओ रहो डेजर्ट में। अरे मिलिट्री भी को भी फैसिलिटी पूरी मिलती है, स्विमिंग पूल होता है उनके पास, खाने को पूरा होता है। यहाँ तो कुछ नहीं होता जब तक साइट शुरू नहीं होती। जब साइट शुरू हो जाती है, सब कुछ एस्टेब्लिश होता है, जब बैठने की जगह मिलती है और फिर दूसरे लोग आने लगते हैं, हाँ जी जल्दी हो, कब खत्म हो रहा है काम आपका। फिर वो पूछने लगते हैं बजाय कि कुछ बताएंगे क्या किया आपने, उससे अप्रिशिएट नहीं करता कोई भी। अरे कब खत्म करो जल्दी बताओ। आप जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ाते जाओगे और सब आने लगेंगे, अरे हाँ बहुत, कब डेट दो, कब खत्म कर रहे हो, ये कब होगी, वो स्लैब कब होगी, ये एयर कंडीशन कब है, सब पूछने आ जाते हैं, सपोर्ट नहीं करने आते। ये फर्क है। कोई बात नहीं, मत करो, हम तो पैदा मरने के लिए हुए हैं, हम मरेंगे, आप ऐश करो। जब सिविल इंजीनियर का काम चल जाता है, आगे जगह बैठने की बन जाती है, तब आते हैं मैकेनिकल वाले, तब आते हैं इलेक्ट्रिकल वाले, तब आते हैं वो नाचते हुए, आप बताओ भाई ड्राइंग दो, ये दो, आप तो इन्फॉर्मेशन देने हम क्या करें। और फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। अब फिर सबसे जब काम खत्म हो जाता है, आ जाता है नेता, IAS, हाँ पदों का उद्घाटन करना है। आपको हम गेट पास नहीं देंगे, आप बाहर बैठ जाना, हमारे कैमरा वाले आएंगे, टीवी वाले आएंगे, हम नहीं चाहते कोई साइड का आदमी सामने आए। तभी हो जाता है, यही चलता है। क्या करोगे? मत दो एक क्रेडिट, हमें नहीं चाहिए क्रेडिट। हमें पैसे मिले, हमने काम किया, बात हमारा, हमारे धर्म था इंजीनियरिंग में, हमने काम किया, हम उसको धर्म मानते हैं। मैं तो मानता हूँ, मैं इंजीनियरिंग को, मैं हिंदू धर्म नहीं मानता, मुस्लिम धर्म। मेरा धर्म कौन सा, जो मैंने पढ़ाई की। जब मैं 24 घंटे में 20 घंटे जिस काम के बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरा वही धर्म हो गया ना। मंदिर में जाके 15-20 घंटे में आने से धर्म हो गया क्या? या 10-15 मिनट की मैंने नमाज पढ़ी तो धर्म हो गया? वो धर्म मतलब नहीं है। हम जब काम में होते हैं तो एक ही काम होता है, ये काम हमारा करना है। आप हिंदू मुसलमान जो है, हमको मतलब नहीं होता उस बात से। काम करो काम, बस ये कंक्रीट पड़नी चाहिए तो चाहिए, आज ये तैयार होना है तो होना है, हमारा वो। हमें अपने बच्चे की तरह देखते हैं उस चीज को कि कंक्रीट सही पड़नी चाहिए, टेम्परेचर कितना है, कैसा नहीं है, गलत तो नहीं होगी, सही तो नहीं, कल छत तो नहीं गिर जाएगी, इनको रोटी मिल रही है कि नहीं, लेबर को सब देखना पड़ता है। उसको कहते हैं कर्म। और ये नेता हरामखोरी, इधर घूम उधर घूम, जहाज में जा, चार्टर में जा, इसमें जा, इतना पैसे ले लो, उसका हमारी सैलरी, अपने आप सब कुछ कर लेंगे और हम लेते रहे, ले लो जी ले लो, ले लो जी ले लो, ले लो जी ले लो। ये फर्क होता है। मैं तो कहता हूँ इन सबके नेता का हटाओ और सिविल इंजीनियर को बिठा दो, कंस्ट्रक्शन सारा देश सही कर देंगे। इन लुच्चे लफंगों को बिठाया हुआ है ना 545, हटा दो इनको, यहाँ से भगा दो इनको। जर्मन ऐसे डेवलप नहीं हो गया था, टेक्नोक्रेट्स ऐसे डेवलप कर रहे तब हुआ था। और हर कंट्री जहाँ डेवलपमेंट चल रही है, साउथ कोरिया में सब कुछ जाओ, बसों में देख लो, वहाँ
ट्रेनों में देख लो, वहाँ सब में रिकॉर्ड चलते हैं टेक्निकल नॉलेज के। जब जॉइन ऑफिस जा रहे हैं सुबह 1 घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है, क्या चलता है? टेक्नोलॉजी के चलते हैं रिकॉर्ड्स। बाकी जाते हैं तो सुन लो कि टेक्नोलॉजी में आज क्या है, कल क्या है, क्या मेथड है, क्या नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है? कुछ नहीं होता। कहने का मतलब है माइंड सेट ऐसा होना चाहिए, खाली बातें करने से, लाल किले से स्पीच देने से कुछ नहीं होता, लंबी लंबी 1.5-2 घंटे बकवास करने से कुछ नहीं होता। करके दिखाओ। एक प्रॉब्लम जो फंसी हुई थी 72-70 साल से, आपने उसको और फंसा दिया। जब कश्मीर की बात कर रहा हूँ, आप इतना हिम्मत नहीं रख सकते कि अपने लोगों से बात करें। आप इतनी हिम्मत आप में नहीं है। क्यों नहीं है आप में हिम्मत? इंसान नहीं हो आप? आपके अंदर कोई कंसेप्शन नहीं है, कोई करेज नहीं है, कोई एनालिटिकल पावर नहीं है, कुछ नहीं है आपके अंदर। बस बोल दो, हो गया, मैंने कर दिया। अच्छी बात हो गई तो मैंने कर दिया, बुरी बात हो गई तो भाग ले यहाँ से, और जवाब नहीं देना। तब जवाब नहीं देना। कोई किसी को मार गया, आपको लेना देना नहीं है। आपकी पुलिस पूरे काम नहीं करती है, लोग रिलीज हो जाते हैं क्रिमिनल्स, उनकी सजा नहीं होती है। किस लिए? कि पुलिस ने काम नहीं किया। भाई क्यों नहीं किया पुलिस ने काम? किस लिए पुलिस बैठी है? किस लिए पैसे लेती है? पुलिस से कोई पूछने वाला नहीं है, कोर्ट भी नहीं पूछता। अफसोस की बात तो ये है। अरे कोर्ट कहता है हमारा सबूत नहीं थे तो रिलीज कर दिया। तो क्यों भाई, तुमने क्यों रिलीज कर दिया? सबूत नहीं थे तो क्यों नहीं थे? आपकी ड्यूटी नहीं पूछने की? फिर किसने मारा उसको तो बताओ, वो भी नहीं बताता कोर्ट। तो इसका मतलब यहाँ भी डिफेक्ट है। क्या कोर्ट की ड्यूटी नहीं है बताना कि किसने मारा? फिर कोर्ट किस लिए है? बस निकाल दो जी, बेनिफिट ऑफ डे, आपका काम इतना ही है, छोड़ दो। तो मरा जो मरा हो किस लिए, कौन जिम्मेदार है उसका? उसका कोई मतलब नहीं है। आपने 2G में रिलीज कर दिया राजा को, ठीक है, आपने अच्छा क्या सबूत नहीं मिले, भाई फिर केस क्यों हुआ था? जरूरत क्या थी केस की? एक क्वेश्चन नहीं उठता गया। अगर सबूत ही नहीं थे तो किस लिए केस फाइल किया गया था? अगर एक आदमी जेल से रिलीज हो जाता है वो मर्डर करने के बाद, और सबूत नहीं है, आप सजा नहीं दे सकते, तो उसको फिर अरेस्ट क्यों किया था? इसका मतलब पुलिस भी काम नहीं कर रही है ना पूरा अपना। तो पुलिस किस बात की प्रोफेशनल है? किसने बैठा रखी आपने? ये प्रश्न नहीं है क्या? मेरे को आप भी याद आता है, मैं उसकी हमेशा रोज पढ़ता था। पाकिस्तान वाला चीफ जस्टिस अभी नहीं है, वो चला गया, रिटायर हो गया। उसका नाम था जस्टिस निसार, बूढ़ा था बेचारा चीफ जस्टिस। एक एक चीज देखता था, खाट खड़ी कर दी थी उसने गवर्नमेंट के वहां पे। ये जो आपका नवाज शरीफ में, उसी के चक्कर में फंसा है। वो सोचता नहीं था चलो उठो चलो कहाँ देखते क्या इंक्वायरी की, क्यों नहीं इंक्वायरी, क्यों नहीं हो रहा, चला जाता था लोकेशन पे। क्यों भाई बताओ? अपना कोर्ट कहीं और लगा लेता था वो, और फटाफट फैसला। ये पुलिस की रिपोर्ट नहीं आई, तुम खुद ही मॉब हो गई है, झगड़ा हो गया, इस खुद ही कोस के ले पुलिस को बुलाओ, तुमने क्यों नहीं दिखा इसको? हमारे यहाँ केस ही नहीं आने देते। अब लोग चाहते हैं JNK को वहां लेके जाए, पेटिशन ठीक नहीं है, ले जाओ उसको। अरे ये आपकी ड्यूटी है, पेटिशन ठीक नहीं है, आप खुद ले लो उसको, मोटे कर लो उसको, अगर वो नहीं कर पा रहे तो। आप जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, आपकी ड्यूटी नहीं है? आप देश के जिम्मेदार नहीं है? अगर कुछ ऐसा हो गया तो पूछिए सरकार से, ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं पूछते आप तो कह रहे हैं करने दो, ऐसे कोई बात नहीं है और मर दो उनको। भैया ऐसे तो दुनिया में मैंने पहली बार देखा है। हमारा देश इस हद तक पहुंच सकता है, दुख होता है क्या कि आप सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के अभिभावक हैं, सबसे बड़े चीफ जस्टिस सबसे बड़ा अभिभावक होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। आपका देखना फर्ज है कि इसकी रक्षा की जाए। तो मर रहे तो 1.5 करोड़ लोग मर रहे हैं, 1 करोड़ लोग मर रहे, तो क्या फर्क? मतलब तो ये हो रहा है इस बात का, नहीं लेते पेटिशन, जाओ करने तो टाइम लगता है बात में, जब तक वो मर जाएंगे तो टाइम नहीं हुआ आपका। क्या हो गया? क्या हो गया लोगों को? अगर कोर्ट ऐसे करेगा, ईवीएम की बात नहीं करते हैं लोग, हम नहीं बिलीव करते हैं मर्जी हमारी, मैंने वोट देना, मैंने देता वोट, नहीं तो खत्म बात, मैं डिसाइड कर लिया। अगर ईवीएम है तो मैं वोट नहीं दूंगा, अगर डब्बा है, बैलेट बॉक्स है तो मैं वोट दूंगा। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी मोहर कहाँ लगी है, ये मेरा हक है जानने का। ये सुप्रीम कोर्ट का हक नहीं है, इलेक्शन कमीशन का भी हक नहीं है, वो हमारे नौकर है। इलेक्शन कमीशन मेरा क्लर्क है, वो इलेक्शन कराने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसका काम है इलेक्शन कराना, उसका काम ये डिसाइड करना नहीं है कि मैं कैसे डालूं वोट। पहले बैलेट पेपर था, मैं बैलेट पेपर नहीं तो मैं देता ही नहीं वोट, बात खत्म हो गई। क्योंकि मैं कहाँ भी दूंगा बीजेपी को जाएगा, बीजेपी को देंगे तो बीजेपी को जा रहा है। अगर मैं नोटा पे भी दूंगा तो वो भी बीजेपी को जाएगा, मैं नोटा पे भी नहीं दे सकता। क्या ये प्रश्न नहीं है? आप क्यों जिद कर रहे हैं ये हमने इससे कराना है? कि आपका क्या इंटरेस्ट है, मेरा क्वेश्चन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या इंटरेस्ट है, इसी का क्या इंटरेस्ट है, और गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है? इसका मतलब वो जानते हैं कि ईवीएम हट गई तो हम हट गए। तोता क्या कहते, तोते की गर्दन किसके हाथ में? ईवीएम के हाथ में। ईवीएम गया तो मैं गया, और मैं गया तो इसी गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी गया। यही मतलब होना इस बात का। बड़ा अफसोस होता है कि हमारे राइट्स को मारा जा रहा है, हमारे संविधान को मारा जा रहा है अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए। अगर संविधान हम नहीं तो ये हैं, बस मतलब ये है, हम वोट दें ना दें, ये जीतेंगे ही जीतेंगे, इनका ये फार्मूला हो गया है। यही लोग, इन्हीं के लोगों ने लिखा है कि ये गलत है। आप पढ़ लीजिए किताबें राव की, साफ लिखता है वो कई साल पहले, ये ईवीएम गलत है। आपकी किताबें लिखी हुई, आप ही इसकी अपोजिशन में बोलते आज ये आपके लिए अच्छी हो गई, आज ये आपके लिए आपके वेद हो गया, आपके लिए बाइबल हो गई आपके लिए।
कमाल की बात है। यार अभी देर बहुत हो रही है, काफी टाइम हो गया है, फिर आपको भी ड्यूटी पे जाना होगा। मैं बाद में बात करेंगे इस बारे में अब, क्योंकि ज्यादा लंबा बोलने का मतलब लोगों को परेशान करना वो मैं नहीं चाहता। रात का टाइम होता तो बात और कुछ होती है, छुट्टी होती किसी और बात होती। अब मैं इस बात को यही खत्म करूंगा, कल बात करेंगे या किसी और दिन बात करेंगे। धन्यवाद आप सबका आने के लिए, जो भी आए जो आएंगे बाद में। जय भारत, जय संविधान।